370 समाप्त करेंगे तो जम्मू कश्मीर में आग लग जाएगी। मेरे भाइयों, धारा 370 डंके की चोट पर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। किसी मां के लाल में हिम्मत नहीं है कि अब रिवाल्वर उठाकर किसी के सीने पर अपनी गोली चलाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन कर रखा है, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा है हम आएंगे तो जो धारा 370 समाप्त की गई है उसे हम बहाल कर देंगे। बहनों भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या चाहते हैं आपकी धारा 370 जो समाप्त हुई वह बहाल हो जाए? या किसी के पास कलेजा नहीं है बहनों भाइयों के धारा 370 को यहां पर बहाल कर सके? आपने G20 का सम्मेलन देखा होगा। दुनिया के 20 देशों के बड़े बड़े दिग्गज देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री दिल्ली में आए हुए थे। लेकिन शायद आजाद भारत के इतिहास में पहली बार G20 का एक सम्मेलन कहीं पर हुआ था तो कश्मीर घाटी में हुआ था। बहनों भाइयों, इसे कहते हैं सरकार, इसे कहते हैं हुकूमत। पहले जम्मू कश्मीर सारी दुनिया में लोग कहते थे कि टेररिज्म का स्पॉट है। बहनों भाइयों, अब जम्मू कश्मीर के बारे में सारी दुनिया में धारणा बदल चुकी है। अब जम्मू कश्मीर टेररिज्म स्पॉट के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि यह टूरिज्म स्पॉट के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा कि यहां पर किस तरीके से टूरिस्ट की संख्या तेजी के साथ बढ़ी है। जाकर देखना हो तो श्रीनगर में जाकर देखिए। यहां पर लगभग 35 वर्षों तक कभी ताजिया नहीं निकला था। रेल कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब का कितनी तेजी के साथ विकास हुआ। और बॉर्डर के जो अंतिम गांव हैं, जिनकी बराबर उपेक्षा होती रही है, मैं भारत का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, हम लोगों ने अपने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह फैसला किया है कि बॉर्डर के पास का जो अंतिम गांव होगा, अब वह इस देश का अंतिम गांव नहीं कहा जाएगा, बल्कि इस देश का पहला गांव कहा जाएगा। बहनों भाइयों, उस बॉर्डर के गांवों का भी हम तेजी के साथ विकास करेंगे। जम्मू कश्मीर जाने में पहले 12 से 14 घंटे लगते थे। राकेश ठाकुर से मैं पूछ रहा था अब कितने घंटे लगते हैं। इन्होंने कहा साहब अब जम्मू से कश्मीर जाना होता है तो हमको 4 साढ़े 4 घंटे लगते हैं। बहनों भाइयों, इस तरीके से हुकूमत यदि ठीक रहे, अच्छी हो, काम करने वाली है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। मेरी जहां तक जानकारी है 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के विकास पर हमारी सरकार ने 38,000 करोड़ 38,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। पहले कश्मीर वैली में चले जाइए, बहुत सारे नौजवानों के हाथों में पिस्टल और रिवॉल्वर हुआ करती थी। आज जाकर परिवर्तन देख लीजिए, आज उनके हाथों में पिस्टल रिवॉल्वर नहीं है, बल्कि लैपटॉप है और कंप्यूटर आपको देखने को मिलेगा। यह बड़ा बदलाव आया है। 2022 के बाद एक भी पत्थरबाजी की कोई घटना नहीं हुई। कांग्रेस कहते हैं कि हम 370 को फिर से लाएंगे। लाकर दिखाओ यदि हिम्मत है। जब तक भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में रहेगी बहनों भाइयों, कोई मां का लाल यहां धारा 370 इंपोज नहीं कर सकता है। आपने नेशनल कांग्रेस को भी देखा है, पीडीपी को भी देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, सारी राजनीतिक पार्टियों को देखा है। बहनों भाइयों, जिस समय यहां पर पीडीपी की सरकार थी, मैं भारत का गृह मंत्री था। बराबर आकर उस समय के मुख्यमंत्री महबूबा जी से मैं कहता था हालात सामान्य होने चाहिए। यहां तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक डेलीगेशन मेरे गृह मंत्री रहते हुए मेरे नेतृत्व में यहां पर आया था। मैं विरोधी दल के कुछ सांसदों को, वरिष्ठ सांसदों को, जिसमें शरद यादव जी भी उस समय थे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी नेता थे, मैंने कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, हमसे यह सब हुर्रियत वाले लोग हमसे जलते हैं, हमको देखकर चिढ़ते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि श्रीनगर में अमन अमान के हालात कायम होना चाहिए।
यदि आप लोग यह बात करिए तो हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शांति चाहिए, शांति की बहाली हम कश्मीर में चाहते हैं। और मेरे ही हमसे पूछकर शरण यादव और कुछ कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर उनसे मिलने के लिए हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों के दरवाजे पर गए, और बहनों भाइयों उन लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया था। हमारे देश के वरिष्ठ सांसदों से वो बात नहीं करेंगे। छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, जिनके ऊपर केसेज लगे थे, बार बार वहां की जनता कहती थी कश्मीर की कि गृह मंत्री जी मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, इनके केसेस को विड्रॉ कर ली। उस समय की मुख्यमंत्री से बात किया मैंने कहा कि मैं आप इस बात की मैं इजाजत देता हूं कि जो मासूम और छोटे बच्चे हैं जिन पर मुकदमे लगे हैं वो वापस कर लिए जाए। कलेजा खोलकर कश्मीर में हालात को काबू पाने के लिए, हालात को बेहतर करने के लिए जो कुछ भी करना था बहने भाइयों हम लोगों ने किया। लेकिन जिस तरीके से उन्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए था इन लोगों ने नहीं किया। आतंकवादियों के प्रति हमदर्दी हुआ करती थी। अभी मैंने सुना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या कहा है, कहा अफजाल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं उमर अब्दुल्ला साहब से कि अफजाल गुरु का यदि फांसी नहीं होनी चाहिए थी, क्या उन्हें सार्वजनिक रूप से माला पहनाया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? इस सवाल का मैं आपसे जवाब चाहता हूं। और ये लोग कहते हैं हम फिर से 370 को बहाल करेंगे। बहनों भाइयों, यहां पर 5 सालों में आपको जानकर खुशी होगी, शायद आंकड़ों की जानकारी आपको नहीं होगी, 40,000 की भर्तियां हम लोगों ने की, 40,000 की भर्तियां की। और हमारा एक बगल में पाक अधिकृत कश्मीर है पीओके। क्या मतलब है पीओके के बारे में? बहनों भाइयों, यहां भी सरकार बनाई है। यहां के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। और मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं, अभी हाल में ही एक हलफनामा कोर्ट में देते हुए वहां के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा कि पीओके ये फॉरेन लैंड है। मैं पीओके के लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के लोग आपको फॉरेनर मानते हैं, आपको विदेशी मानते हैं, लेकिन भारत के लोग आपको विदेशी नहीं मानते हैं। पीओके के लोगों को हम अपना मानते हैं। आइए हमारे साथ आइए। बहनों भाइयों, तबाह किया है इन लोगों ने जम्मू कश्मीर को। बॉर्डर फेंसिंग का काम कुछ हुआ है, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कुछ बॉर्डर फेंसिंग का काम होना है, उस बॉर्डर फेंसिंग का काम भी पूरा किया जाएगा। अपने घोषणा पत्र में हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं उन सारी चीजों को दोहराना नहीं चाहता। आपके पास घोषणा पत्र है? घोषणा पत्र है? उसकी कॉपी है? नहीं है। बहनों भाइयों, मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि इस बार के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को हम क्या सुविधा देंगे, नौजवानों को क्या हम सुविधा देंगे, अन्य सारे लोगों को क्या क्या सुविधाएं देंगे। अब हम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस सिलेंडर मिलती थी, हम लोगों ने फैसला किया है कि अब जिनको गैस सिलेंडर की सुविधा मिलती है उनको वर्ष में 2 मुफ्त गैस सिलेंडर और मुहैया कराएंगे। यह भी हम लोगों ने तय किया। और दूर दराज इलाकों में हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप यह जो है मुफ्त में मुहैया कराने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। तवी नदी पर एक बढ़िया रिवर फ्रंट बनाने का भी हम लोगों ने फैसला किया है। रामबन, बनिहाल के कुछ इलाकों में, रामबन जहां मैं खड़ा हूं, रामबन और बनिहाल के कुछ इलाकों को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसे डेवलप किया जाएगा। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल कनेक्टिविटी दोनों शहरों में होगी, आपको यह मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। कश्मीरी पंडितों
की वापसी हम कराएंगे इस जम्मू कश्मीर की धरती पर मेरे बहनों भाई, और सुरक्षित वापसी कराएंगे। पश्चिमी पाकिस्तान के जो शरणार्थी होंगे, चाहे पाक कश्मीर के शरणार्थी होंगे, वाल्मीकि समाज के लोग होंगे, गोरखा समाज के लोग होंगे, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार बनाइए, जम्मू कश्मीर की धरती पर हम आपका पुनर्वास करेंगे, यहीं पर आपको लाएंगे, यहीं पर आपको सारी सुविधा मुहैया कराएंगे। बहनों भाइयों, एक बहुत तड़पन है हम लोगों के दिल में। जम्मू कश्मीर के पास प्रतिभा संपन्न लोगों की कमी नहीं है, योग्य लोगों की कमी नहीं है, काम करने की लोगों की नीयत है, काम करने का कौशल है, वो अपने प्रदेश का विकास करना चाहते हैं, लेकिन जो अवसर उन्हें मिलना चाहिए वह अवसर अब तक नहीं मिल पाया है। हमारी सरकार का फैसला है कि हम एक मॉडल स्टेट के रूप में हम जम्मू कश्मीर को खड़ा करेंगे, करके दिखाएंगे, आपका समर्थन चाहिए। जहां तक हमारे प्रत्याशी राकेश ठाकुर का प्रश्न है, वैसे कद में तो छोटे हैं, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि राकेश ठाकुर जीतने के बाद ऊंचा हो जाएगा। मैंने कहा राकेश ठाकुर को मैं कहना चाहूंगा, ऊंचा मत होना। पहले भाइयों, हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। अपनी विनम्रता और शालीनता आप कभी मत खोलें। हम सब तो राम के अनुयायी हैं। आपने देखा होगा, अब उनके पूरे एक दो घटनाओं की चर्चा नहीं करना चाहता हूं, विनम्रता शालीनता की पराकाष्ठा थी। अपनी विनम्रता शालीनता मत खोना, बराबर जनता के एक प्रतिनिधि के रूप में नहीं, जनता के शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक सेवक के रूप में अपनी भूमिका निभाना, यही मैं राकेश ठाकुर को एक सुझाव देना चाहूंगा। बहनों भाइयों, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी आपके सांसद हैं, आप कहेंगे कि वह मौजूद है इसलिए बात मैं कह रहा हूं। इनकी गैर मौजूदगी में भी मैं एक बात कहता हूं, जिस प्रकार की जनप्रतिनिधि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, बहनों भाइयों, इतने विनम्र, इतने शालीन कि आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, बहुत कम लोग मिलेंगे। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की योग्यता, प्रतिभा, क्षमता का जहां तक सवाल है, पता नहीं उनके संसद के भाषण को आपने सुना है अथवा नहीं सुना है। जिस समय आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह संसद में बोलने के लिए खड़े होते हैं, संसद में पिन ड्रॉप साइलेंस होता है मेरे बहन। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को एक ऐसा सांसद मिला हुआ है। मैं समझता हूं कि कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नहीं कह सकता कि हमने कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह को नाराज भी देखा है, चेहरे पर कभी उनके गुस्सा देखा है। यह विनम्रता शालीनता की भी पराकाष्ठा है। आप सब इस मामले में सौभाग्यशाली हैं, और राकेश ठाकुर भी उसी मार्ग पर चलेंगे। और बहनों भाइयों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, आप राकेश ठाकुर को बम्पर वोटों से जिता दीजिए।